अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आज मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है और उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अब क्या वाकया ही ये मुज़ाकरात संजीदा होंगे या फिर गुड्डी गुड्डे का खेल होगा, इसका फाइनल फैसला अडयाला जेल के अंदर इमरान खान करेंगे। आज हुकूमत की तरफ से क्या बातें की गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या बातें की गई हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कुछ लोग थे जिनको ये लगता था कि इमरान खान उनको पार्टी के अंदर वापस ले लेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया है और अब वो मीडिया के ऊपर बैठकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता था कि भाई जो रिचर्ड का अकाउंट है, पता नहीं वो असली है या नकली है, पता नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान में, सहाफ़ी हैं, तो उनको भी क्लियर कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आया है जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट से 25 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं, उस हवाले से कुछ और खबरें भी हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो आज की सबसे अहम और बड़ी खबर है और जो लोगों की सारी नजरें हैं वो इसके ऊपर हैं, जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हुकूमत पिछले कई महीने से यह बयानियां बना रही थी कि इमरान खान बातचीत नहीं कर रहे, इमरान खान किसी सियासी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। इमरान खान को पता था कि इनके साथ बैठने का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इमरान खान ने बहुत से लोगों का एतराज दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई और यह कहा कि अगर इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो कर लो। एक डेडलाइन भी दी कि इतवार तक अगर मेरी कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो ठीक है, वरना सोमवार से हम सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर देंगे। तो इतवार की रात को हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। एक कमेटी बना दी, उस कमेटी को हेड कर रहे हैं जो हमारी नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक। उनकी सरबराही के अंदर आज इजलास हुआ, हुकूमती लोग भी आकर बैठे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी आकर बैठे। अब हुकूमत ने एक चीज के ऊपर तो मान लिया, इनको दो डर और खौफ है। एक डर और खौफ इनको है सिविल नाफरमानी का, कि अगर इमरान खान ने सिविल नाफरमानी कर दी तो इनसे हालात संभाले नहीं जाएंगे। और दूसरा डर और खौफ है इंटरनेशनल प्रेशर का, जो आलमी दुनिया से प्रेशर आ रहा है, चाहे वो अमेरिका से आ रहा है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन से आ रहा है। और जो सबसे, इन दोनों से भी ज्यादा जो डर है वो डर है, यूरोपीय यूनियन के पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, उस हवाले से। और हुकूमत को यह बहुत ज्यादा खदशा है कि जैसे ही ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाएगा तो यूरोपीय यूनियन उसके बाद उस सारी की सारी रिपोर्ट को शाया कर देगी कि 8 फरवरी को जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से चोरी किया गया, जीता कौन, जतवाया किसको गया और हुकूमत किसकी बनी। ये सारी की सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। आज जो मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात के अंदर एक चीज जो किसी को भी समझ नहीं आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी समझ नहीं आई, क्योंकि इमरान खान ने एजेंडा बिल्कुल वाज़िया किया हुआ था। जो एक कहते हैं ना चार्टर ऑफ डिमांड, वो इमरान खान ने वाज़िया किया हुआ था। पहला मुतालबा इमरान खान का यह था कि 9 मई और 26 नवंबर में जितने भी लोगों को कैद किया हुआ, वो जेलों के अंदर है, अंडर ट्रायल कैदी हैं, उन सबको रिहा किया जाए। और दूसरा मुतालबा इमरान खान का यह था कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के नीचे, ताकि आज़ाद और शफाफ तहकीकात हो सकें। लेकिन आज हुआ क्या है, आज बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात हुई है इस सारे के सारे इजलास में। यानी कि आज ये इजलास हुआ है और आज तारीख है 23 दिसंबर, ठीक है। इजलास के बाद इजलास का एलामिया जारी किया गया, जो मुज़ाकराती इजलास हुआ है, और यह कहा गया है जी दोनों मुज़ाकराती टीमें बैठी हैं, दोनों की मुस्बत पेशरफ्त हुई है, वही जो लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल होते हैं। अब जो मुज़ाकरात का अगला दौर है वो 2 जनवरी को होगा और 2 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटन अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश करेगी। वो तो इमरान खान ने पहले आपको दे दिया था कि ये 2 चीजें आपने सामने रखनी है। अब मजीद 10 दिन इन्होंने लटका ली हैं, यानी कि हुकूमत की तरफ से ये टाइम ले लिया गया, मजीद 10 दिन। अब पता नहीं उन 10 दिनों के अंदर यह क्या करेंगे, लेकिन इमरान खान ने यह फाइनल फैसला करना है कि क्या इमरान खान इनको 10 दिन देंगे या नहीं देंगे। हुकूमत ने तो जो अपना काम करना था टाइम लेने का, वो काम कर लिया है। और जो इमरान खान के केस का फैसला आ जाना था, वो फैसला नहीं आया। यह फैसला अब आएगा 6 जनवरी को, यानी कि 2 जनवरी को मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा और 6 जनवरी को इमरान खान के केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो ये आप देख ले जरा चीजें किस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं। तो इमरान खान इनसे पूछेंगे जरूर एक दफा कि भाई आपको तो चार्टर ऑफ डिमांड मैंने दिया था, तो आपने जाकर वहां पर पेश क्यों नहीं किया। खबरें चल रही हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5000 लोगों की लिस्ट तैयार कर लिया, तो वो आज सबमिट करते,
उनके सामने रखते ही हमारे लोग हैं, इनको रिहा करो, और इमरान खान का नाम सबसे टॉप पे होता। बल्कि तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बात भी किया, वो मैं आपको बताता हूं। एक बात साबिक सदर आरफ अलवी ने किया पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा कि लोगों को शहीद करके उन्हीं के घर वालों पर प्रेशर डाल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मुज़ाकरात उनके साथ होने चाहिए जिनके पास पावर हो। यह बात आरफ अलवी ने की है। मजीद उन्होंने कहा कि कई रोज यह राग अपनाते रहे कि इस्लामाबाद में गोली नहीं चली और कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन सारे इस्लामाबाद ने गोलियों की आवाज़ सुनी और जो शहीद हुए वो सबके सामने है। हुकूमत का फेक न्यूज़ का यह प्रोपेगेंडा मजीद नहीं चल सकता। यह बात की है सदर आरफ अलवी ने, जो हमारे साबिक सदर है। अच्छा, एक शो के अंदर साहबजादा अहमद रजा ने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है। उन्होंने कहा जी, अगर हम जो मुतालबात रखेंगे उनमें सबसे टॉप पे मुतालबा होगा इमरान खान की रिहाई, और अगर हुकूमत कहती है जी नहीं, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, इसका हमारे पास मैंडेट नहीं है, तो फिर ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने कहा कि ये इनके पास आखिरी मौका है कि ये बातचीत से जो मामला है उसको हल कर लें। उन्होंने कहा कि जो अदारे हैं वो अपनी अहमियत खो बैठे हैं, लोग उनके ऊपर एतमाद नहीं करते। अगर ये गोलियां चलाएंगे तो हजारों लोग अपने सीने पेश कर देंगे कि आओ हमें गोलियां मारो। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को गोलियां मारकर आप मामलात को हल नहीं कर सकते। असद कैसर, उन्होंने मुज़ाकरात के बाद, ये जो सेशन हुआ इसके बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ मुलाकात में अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने तमाम कैदियों की बशमूल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। मीटिंग में हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। हम हुकूमती टीम के सामने एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे और इमरान खान से राब्ता इस्तवार करने का मुतालबा भी किया। हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा मान लिया है। जहां पे इमरान खान ने 500 दिन गुजार लिए, यहां पे इमरान खान के ये भी 10 दिन गुजरते, देर तो नहीं लगेगी। लेकिन असल मुद्दा यह है कि जो बाहर इमरान खान के लोग हैं, क्या वो इमरान खान की लाइन के ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा आगे आज जो मैंने जिक्र किया यूरोपीय यूनियन का कि बाहर से प्रेशर है, इस हुकूमत को वो भी डर और खौफ है कि बाहर से जब प्रेशर आएगा तो उसको हम जवाब कैसे देंगे। अगर यूरोपीय यूनियन ने वो रिपोर्ट शाया कर दी जो पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर हम किस तरीके से जवाब देंगे। तो जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इजाज़त दी थी कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर जितने भी कैदी हैं उनका जिनका ट्रायल मुकम्मल हो गया उनको सज़ा सुना दें, तो 25 लोगों को सज़ा सुनाई गई। ठीक है, उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने अपना कंसर्न शो किया है और उन्होंने आर्टिकल 14 का हवाला भी दिया है और यह भी इशारा दिया गया है कि पाकिस्तान को जो एक स्टेटस मिला हुआ है जीएसपी प्लस स्टेटस, उसके ऊपर भी मसला हो सकता है। अब ये जीएसपी प्लस स्टेटस क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। जो यूरोपीय यूनियन है इसके अंदर जितने भी मुलाकातें हैं, हम पाकिस्तान से जो भी चीज़ बना के उन मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक स्टेटस मिलता है ताकि बहुत ज़्यादा टैक्स हमें जो है वो ना पड़े। अब ये जीएसपी प्लस जो स्टेटस है ये पाकिस्तान को मिला हुआ है और इसकी तौसीक पिछले साल यूरोपीय यूनियन ने की थी। अब इस हवाले से जो पाकिस्तान को वहाँ पर फ़ायदे मिलते हैं, जब हम अपनी एक्सपोर्ट बाहर भेजते हैं, पाकिस्तान से चीज़ें बनाते हैं और यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने भी ममालिक आते हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत से फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो वो फ़ायदे पाकिस्तान को हो सकता है कि फिर ना मिले या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला हो सकता है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इस वक्त जो नंबर है, पाकिस्तान तकरीबन 11 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है यूरोपीय यूनियन के ममालिक को और ये हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 28% है। यानी कि एक बड़ा हिस्सा जो हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो हम यूरोपीय यूनियन के ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर हमें जो है वो अच्छा खासा मसला हो सकता है। आगे आ जाए, इमरान खान ने जो ट्वीट किया था 21 दिसंबर 2024 को, उस ट्वीट को रिचर्ड ने दोबारा अपने अकाउंट पे रीपोस्ट किया है और इमरान खान ने वहां पर सारी की सारी चीजें लिखी हैं ये जो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं इस हवाले से। तो एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर बड़ा शुगल मेला भी लगाते हैं। मतलब पाकिस्तान के बड़े सीनियर साफी हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जी पता नहीं वो रिचर्ड का अकाउंट असली है भी या नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसके ऊपर पूरे का पूरा आर्टिकल लिख दिया है। ये आर्टिकल आपके सामने है, ये हेडलाइन भी आपके सामने है। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि रिचर्ड का अकाउंट जो है वो जाली है या उनका असली अकाउंट नहीं है, तो वो फिर डायरेक्ट वॉइस ऑफ अमेरिका को ईमेल करके पूछ लें कि भाई उनका अकाउंट असली है भी है या नहीं। साथ साथ उन्होंने शुगल मेला भी लगाया हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं जो उनकी ट्वीट्स पाकिस्तान के अंदर वायरल हो रही हैं। एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जमील फारूकी, नौजवान सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट लगाया
और 3 लोगों की तस्वीरें लगाई। पहले नंबर पे मरियम नवाज, दूसरे नंबर पे रिचर्ड और तीसरे नंबर के ऊपर बिलावल भुट्टो, और कहा कि इन तीनों में से वोट दें, देखते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के बाद इन तीनों में से कौन पॉपुलर है। और रिचर्ड ने इसके ऊपर भी ट्वीट कर दिया कि मेरा वोट जो है वो नंबर 2 के लिए, और साथ लिखा LOL। ठीक है, यानी कि अपने आप को उसने वोट दिया। बाद में फिर किसी ने कहा जी वो जीत गया, रिचर्ड जो है वो जीत गया, वो जो 1 2 3 तीनों को खड़ा किया गया था। तो किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और रिचर्ड को साथ खड़ा किया, उनके हाथ में बैनर पकड़ाया और ऊपर लिखा फ्री इमरान खान। अब इस तस्वीर को भी रिचर्ड ने रीपोस्ट किया। अब ये क्लियरली इशारा है कि अगर वो बंदा ट्वीट्स कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो इसमें ट्रंप की मर्जी भी शामिल है। एक और बड़ी अहम खबर, मुशाहिद हुसैन सैयद, वो कहते हैं कि जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, हुकूमत को इस पर फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि इनके पास इसका कोई काउंटर नहीं है। अमेरिका के अंदर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका 90% इमरान खान के साथ है। ये बात कर रहे हैं मुशाहिद हुसैन सैयद। और आगे आ जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है फवाद चौधरी के हवाले से। इमरान खान के साथ इन्होंने जाकर अडयाला जेल के अंदर मुलाकातें की और बाहर आकर इन्होंने बड़ी बातें की, और बाद में फिर इमरान खान ने अडयाला जेल से यह कह दिया कि भाई वो लोग जिन्होंने हमारी पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था, उनका हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और शुएब शाहीन ने, जो इमरान खान का वकील हैं, उन्होंने बाहर आकर यह अनाउंस कर दिया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ज़रा गुस्से में आ गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन लोगों के हाथ में है, ये पाकिस्तानी लगते ही नहीं है, ये इनकी शक्लें अजीबोगरीब किस्म की है, ये पता नहीं जेल लगा के आ जाते हैं। उनका इशारा था सलमान हकम राजा की तरफ, उनको उन्होंने मतलब कि तनकीद की। और शुएब शाहीन को तो उन्होंने कीड़े मकोड़े ही कह दिया कि ये जो कीड़े मकोड़े लोग हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, हमें जब ठुड्डे मारकर पार्टी से निकाल दिया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, इन्होंने आकर पार्टी संभाल ली। तो फिर जो शो की होस्ट थी नादिया मिर्जा, उन्होंने कहा कि जिनको आप कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, उन्होंने पीटीआई को उस वक्त संभाला जब आप लोग छोड़कर चले गए थे। तो मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इनमें मुराद रास भी शामिल हैं, जो कि उस सारे के सारे नेटवर्क में भी थे। जो आईजी पंजाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनकी कॉलें भी थी, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये भी साइड पर हो गए थे, और आज तक इनका कोई पता नहीं चला कि इन्होंने बाद में आईपीपी को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग अगर आज ये कहें कि नहीं जी हमें इमरान खान वापस पार्टी में ले ले, तो इमरान खान तो वापस पार्टी के अंदर तो इनको नहीं लेगा। बहरहाल फवाद चौधरी की बड़ी ये शदीद ख्वाहिश है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस लिया जाए। हतमी फैसला इमरान खान ने करना है। आगे आ जाए, एक और खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो नंबर दिया हुआ था डी चौक के हवाले से, पहले वो नंबर 12 था, फिर एक बंदा जख्मी था, वो भी अपनी जान की बाजी हार गया, नंबर 13 हो गया, और अब वो नंबर हो गया है 14। ये शाहिद खटक साहब ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कंफर्म भी किया। उन्होंने कहा कि हमारा भाई, हमारा शहीद मलक अदरीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत मुतहर्रिक कारकुन थे। ये डी चौक के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए आ रही थी, तब ये ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए, और ये अपना इलाज भी छुप छुपा कर करवा रहे थे। और कल ये खबर आई है कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो जब गांव के अंदर इनका जस्द खाकी आया, इनका जनाजा आया, तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो बाहर आए और उन्होंने इनका जनाजा पढ़ा। और इनके जनाजे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आधा तहरीक इंसाफ का परचम था और आधा पाकिस्तान का परचम था, जो इनकी जस्द खाकी के ऊपर उन्होंने रखा। और ये भी खबर है कि वो अपने गाँव में, इनका जो तल्लक है, जो गाँव है इनका, उसका नाम है ढड़नाल। ठीक है, और वहाँ पर वो अपनी मेहनत और कोशिश से वहाँ पर एक मस्जिद भी बनवा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हुकूमत का तो ये दावा था कि किसी किस्म की कोई गोली चली ही नहीं है। फिर बाद में वो दावे चेंज भी होते रहे। फिर ये कहा गया जी वो हवाई फायरिंग हुई है, फिर यहाँ तक कहा गया जी गोली इधर चली है या उधर चली, इधर शहीद हुए हैं, उधर शहीद हुए हैं, दोनों शहीद हैं। मुख्तलिफ किस्म की बातें होती नहीं। तो हुकूमत अब यहाँ पर ये तो नहीं कह सकती कि गोली नहीं चली और लोगों की जानें नहीं गई। ये तो हुकूमत को एक ना एक दिन जवाब देना ही पड़ेगा, और ज़रूर देना पड़ेगा। आगे आ जाए, एक और खबर है। 26 नवंबर साने के ऊपर जो अदालत के अंदर केस था, जिसमें आज बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने पेश होना था, और आज वो पेश नहीं हुए, और उसकी अगली तारीख पड़ गई है 15 जनवरी। अब वो क्यों पेश नहीं हुए, उनकी क्या मजबूरी थी, वो कहाँ पर चले गए,
ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को ज़रूर बताना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अपने लोग इसके ऊपर काफ़ी खफा हैं कि भाई जब केस लगा हो तो आप जाकर पेश क्यों नहीं हो रहे। एक और मसला पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला था, इस मसले को हल कर दिया गया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये काफ़ी बड़ा मसला था जो हमारा हल हो गया। जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आकर बता दिया कि जो इंटरनेट का पाकिस्तान का मसला है वो हल हो गया है और सोल्यूशन दे दिया। उन्होंने कहा जी अवाम इंटरनेट को कम इस्तेमाल करें, यानी कि आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इंटरनेट को कम इस्तेमाल करें, तो ये जो इंटरनेट स्लो होने वाला मसला है ये ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। दुनिया कहाँ जा रही है भाई और हम कहाँ पे, अंदाज़ा लगा लें। इससे कबल भी कुछ बयान दिए गए थे। वो बयान थे, इसहाक डार साहब ने कहा था कि दाल महंगी है तो मत खाएं। एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि कौम जो है वो चाय कम पिए। मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा था कि कौम जो है वो 2 की बजाय 1 रोटी खाए। तो ये सारा कुछ कौम नहीं करना भाई, आप लोगों ने क्या करना है? जो कौम के ऊपर आप बैठे हुए हैं, मुसल्लत हुए हैं, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, वो बताएं कि आप लोगों ने क्या निभाई है। क्योंकि जब पहली पीडीएम की हुकूमत बनी थी, आप सबको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा, महंगाई मकाओ मार्च निकले थे जी, हम ठीक कर देंगे सारा कुछ। शहबाज शरीफ ने कहा था मैं कपड़े बेच दूंगा अपने। आपके हम सबके सामने किस किस के कपड़े फिर बिके और पाकिस्तान के अंदर गरीब का क्या हाल हुआ। अभी तक लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए और मुल्क पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान को किसी भी एस्पेक्ट में नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।